हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आए हैं साइंस का, जिसका नाम है तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं वो किससे बनता है? कपड़े मतलब फैब्रिक से निर्मित होता है। और जो कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। जो कपड़े होते हैं वो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोत प्राप्त से, मतलब जो स्रोतों से रेशे से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो कपड़े हैं दो प्रकार के होते हैं जो बनते हैं, जो स्रोत होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। अब हमें पता होना चाहिए कि कृत्रिम क्या होता है और कृत्रिम और प्राकृतिक में क्या अंतर है। कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे में क्या है मतलब अंतर। जो प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतु से प्राप्त होते हैं। मतलब जो पौधे अथवा जंतु से जो प्राप्त होते हैं जो रेशे, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। उसके बाद है दूसरा हमारा संश्लेषित रेशे, जो मानव द्वारा जो निर्माण की जाती है, जिस जिस रेशे के, उसे क्या कहते हैं हम? संश्लेषित रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे। संश्लेषित रेशे क्या है? एक संश्लेषित रेशे भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जो एक संश्लेषित जो रेशे होती है, छोटी इकाई को जोड़कर बनाई गई क्या होती है? एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। जो सबसे प्रत्येक जो छोटी इकाई होती है वह वास्तव में क्या होती है? एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाई मिलाकर एक बड़ी एकल इकाई बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? हम बहुलक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलीमर कहलाती है। जो छोटी छोटी इकाई मतलब को जोड़ के, जो रासायनिक, जो छोटे छोटे जो इकाई को जोड़ के एक बड़ी मतलब चीज बनती है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर या फिर बहुलक कहते हैं। जो पॉलीमर है वो दो मतलब ग्रीक शब्द से लिया गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली और दूसरा है मर। पोली का मतलब अर्थ होता है अनेक, और मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाई के दोहराने से बनता है, जैसे इसमें दिखा रखा है। मनके और कागज किल्प जोड़कर बनाई गई ये लंबी श्रृंखला, इसमें जैसे दिखा रखा है चित्र 3.1 में ए और बी। बहुलक प्रकृति से भी पाए जाते हैं। जो बहुलक होते हैं वो प्रकृति मतलब प्रकृति से भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक क्या होता है? कपास जो है क्या है? बहुलक है। जो सेलुलोज कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। जो सेलुलोज होता है वो किससे? ग्लूकोज की इकाई से निर्मित होता है। उसके बाद है संश्लेषित रेशे के प्रकार। संश्लेषित रेशे दो प्रकार के होते हैं, रेयॉन और नायलॉन। पहला है रेयान। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। जो रेशम होता है वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? कीट से। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक सुरक्षा से क्या रखा गया? गोपनीय रखा गया। रेशम रेशम से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। जो रेशम से जो प्राप्त जो कपड़ा बनता है वो बहुत महंगा होती है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट, जो इसकी जो सुंदर जो बुनावट होती है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर लेता है? मोह लेता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। मतलब रेशम को क्या किया गया? मानव द्वारा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुण वाले रेशम प्राप्त करने में क्या हुई? सफलता मिल गई। मतलब जो वो रेशम बनाना चाहते थे वो बना लिए वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में। इस प्रकार का जो रेशा होता है वो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। जो मानव द्वारा जो बनाई जाती है रेशे, उसे क्या क्या चीज का उपयोग किया जाता है? जो रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा क्या कहलाता है?
रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। जो रेयान जो होता है वो प्राकृतिक स्रोत है जो काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। जो मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा बनाया गया एक रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है। जो रेशम जो होता है उससे सस्ता होता है, परंतु इसे रेशे से एक समान बुना जा सकता है। जो जो मानव द्वारा जो रेशम है, जो कृत्रिम रेशे, उसे रेशे द्वारा समान बुना जा सकता, उसके जैसा बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रखा जा सकता है, रंगा जा सकता है, मतलब इसे रंग में कोई भी रंग में इसे रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर के चादरें बनाते हैं। जो रेयोन को क्या करते हैं, कपास के साथ मिलाकर के क्या बनाया जाता है, बिस्तर के चादरें बनाई जाती है। और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बना जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देख रखे हैं 3.2 में रेयोन निर्मित वस्तु का चित्र। एक है कालीन और बिस्तर पर बिछाने के लिए बनाए चादर। उसके बाद है दूसरा हमारा नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। जो नायलॉन भी होता है वो क्या है, अन्य निर्मित जो मानव द्वारा निर्मित जो अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्रकृति कच्चे माल या पौधे या जंतु से प्राप्त कर उपयोग किए बनाया गया। मतलब प्राकृतिक मतलब जो पौधे और जंतु से प्राप्त करके इसे बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया था। इसका निर्माण किससे किया गया था, कोयले का उपयोग किया गया था इसके निर्माण में, जल का उपयोग किया गया था और वायु का उपयोग करके नायलॉन बनाया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ये प्रथम पूर्ण रूप से क्या है, संश्लेषित रेशा। नायलॉन रेशा प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। ये क्या होता है, हल्का होता है और प्रबल होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। मतलब ये जो मतलब धुलाई करने में इसे सुगम होता था, मतलब जल्दी धुल जाता था। और जो ये चमकीला मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला होता था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुई। जो कपड़े इससे बहुत ज़्यादा बनाया गया। नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाते हैं। मतलब नायलॉन जो है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पैराशूट बनाने के लिए और चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग बनाने के लिए इसका नायलॉन का उपयोग किया जाता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुएं का उपयोग करते हैं। मतलब कैसे उपयोग बनाते हैं, क्या क्या चीज़ बनाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश और कारों की सीट के पट्टे और स्लीपिंग बैग और पर्दे आदि। जैसे नायलॉन का उपयोग पैराशूट के लिए भी मतलब बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे इसमें आपने देख सकते हैं 3.3 में नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं, जुराब, रस्सी और ब्रश और पर्दे। जैसे हमने पढ़ा है कि जो नायलॉन है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, चट्टानों पर चढ़ने के लिए और पैराशूट बनाने के लिए। आप देख सकते हैं चित्र 3.4 में नायलॉन रेशे का उपयोग। उसके बाद है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। मतलब तो तीसरा भाग है वो चीज, तीसरा जो है वो क्या है, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। ये संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। इसमें क्या आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है। क्या रहता है, सपाट रहता है और सफलतापूर्वक क्या हो जाता है, धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी है। कपड़े आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य
परिधान पहने अवश्य देखा होगा, मतलब आपने पॉलिस्टर के कमीज पहने हुए लोगों को जरूर देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। जो टेरिलीन जो है वो क्या है, लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशे से खींचा जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, महीन रेशे से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मतलब इसे कोई भी तंतु के समान बुना जा सकता है, तंतु का कोई भी समान इसे बुना जा सकता है। उसके बाद है पैट, PET, पैट, पोली पोलीएथिलीन टरफ्थेलेट, एक बहुत सुपरिचित 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 प्रकार का क्या है, पॉलिस्टर है। क्या है, पॉलिस्टर। इसका उपयोग बोतलें बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, तार बनाने के लिए और अन्य लोग बहुत सी चीजें का उत्पादन इससे किया जाता है। चारों तरफ अगर हम अपना नज़र घुमाएं तो सारी तरफ जो पॉलिस्टर के ही निर्मित वस्तु हमें दिखती है। पॉलिस्टर पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, एक रसायन होता है, इसे क्या कहते हैं, एस्टर कहलाता है। इसकी इकाई इकाई की पूर्णवर्ती से बनाया जाता है, इकाइयों की पूर्णवर्ती से इसे बनाया जाता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्राप्त करते हैं, फलों को उनकी गंध प्राप्त करते हैं। निर, निर्मित कपड़े, पॉलीकोट पॉलीकोट पॉलीवुड पॉलीवुड वूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। इसे इतने ये नाम से इन्हें बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, नाम से ही सूझता है कि कपड़े कपड़े दो प्रकार के रेशेस को मिलाकर बनाते हैं। कपड़े दो प्रकार के रेशे से बनाकर बनाया जाता है। पोली पोलीकोट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण से क्या बनता है, पॉलीवुड, पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण है। मतलब पॉलिएस्टर बनाने के लिए ये सब चीज का मिश्रण होता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में इसमें से बहुत से वास्तव में क्या होता है, प्रकृति ऊन से निर्मित नहीं होते। ये जो है चीज़ें, ये क्या है, प्रकृति से निर्मित नहीं होते। यद्यपि वे ऊन के सुदृश्य दिखाई देते हैं, ऊन के जैसे सुदृश्य दिखाई देते हैं। यह अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे के तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एरी एक्रिलिम एक्री एक्रिलिक क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एक्रिलिक कहा जाता है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है। जो प्राकृतिक जो ऊन होती है वो काफी महंगी होती है, जबकि एरी एक्रिलिक से बनी वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होती है। मतलब जो ऊन होती है उससे ये सस्ती होती है, एक्रिलिक। उसके बाद है ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती है। ये बहुत प्रकार की, हाँ, अनेक रंगों में ये उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं। उसके बाद है बहुत भीतर होती है, जिससे ये प्रकृति रेशे की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद है हमारा प्लास्टिक। आप सभी को पता है प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक, आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तु से क्या है, परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तु और इन उनके उपयोग की एक सूची बनाए, मतलब सूची बनाने के लिए बोल रहा है। जैसे कि आप बता सकते हैं, आपको पता ही है, कुर्सी कुर्सी हो गया, हमारा बाइक का जो सामान जो बनता है प्लास्टिक का वो हो गया, और बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया। प्लास्टिक की वस्तु सर्वत्र आकारों और साइज से उपलब्ध होता है। बहुत सारे आकार और साइज में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आपने 3.7 में देख सकते हैं आप, ये बाल्टी और ये गिलास,
और कुर्सी। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है। ये प्लास्टिक के गुण हैं। अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है, इसलिए इसे इतने विभिन्न प्रकार से का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत सी चीज़ों बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या आप सभी प्लास्टिक वस्तु सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती है? कुछ तो मोड़ी जाएगी, कुछ कुछ नहीं मोड़ी जाएगी। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, जो प्लास्टिक होता है गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थार्मोप्लास्टिक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? थार्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी पाइप जो होता है वो इसका उदाहरण है। इसका उपयोग खिलौने, कंघिया और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर जो दूसरा प्लास्टिक होता है थर्मो प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार साँचे में डाल दिया जाए तो इन्हें उस ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। मतलब जो आकार में उसे दे दिया गया उसे दूसरा आकार ना दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे जैसे बैकलाइट, मेलामाइन, ये इसके उदाहरण हैं। और जो प्लास्टिक होता है वो ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। मतलब इसमें बिजली उत्पन्न नहीं होती, इससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए इसका जैसे स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे हत्थे आदि का उपयोग प्लास्टिक से किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि ये ऊष्मा का चालक नहीं है, इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। ये उदाहरण आप देख सकते हैं, स्विच है और क्या बोलते हैं हथौड़े के के तावा। जो कुकर होता है, कुकर का आगे आप देख सकते हैं प्लास्टिक का लगा हुआ है और प्लास्टिक की तार देख सकते हैं ऊपर प्लास्टिक का दिखा रहा है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होती है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इनमें उनमें जंग लग जाता है, उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संरक्षण आसानी से नहीं होता। मतलब इसका संरक्षण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचय हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिर चिरस्थायी है। क्या है? चिरस्थायी है। पूर्व काल में, मतलब पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ का बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग कर रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों का उपयोग से लाने में क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल और चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। मतलब इसमें ये बता रखे है ये बहुत प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है, विभिन्न आकारों में इसे दिया जा सकता है, इसके विभिन्न आकार होते हैं और इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, धातुओं की अपेक्षा ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों के व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से चीज़ है, जैसे बोतल हो गया हमारे, बोतल हो गया, कंघा हो गया, ये सब हमारे क्या है? प्लास्टिक से निर्मित वस्तु है। बाल्टी हो गया, ये प्लास्टिक की निर्मित वस्तु होती है। जो प्लास्टिक है वो क्या होते हैं? कुचालक, मतलब इससे बिजली प्रभावित नहीं होती। प्लास्टिक और पर्यावरण। हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली के में लपेटी वस्तु मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में
घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है, और जो पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। मतलब हम जो सब्जी लाते हैं उसके अंदर जो पन्नी मिलता है वो भी प्लास्टिक का होता है, वो जमा होता रहता है, उससे हमारा क्या होता है, हम वो कचरे में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु, मतलब जो जीवाणु क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जो मतलब अपघटित हो जाता है जीवाणु द्वारा उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण, और जो नहीं होते उसे क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं, जो अपघटित नहीं होता है। जैसे आप दिखा रखा है, सब्जी फल छिलके बचा हुआ भोजन, ये क्या है, 1 से 2 सप्ताह में जैव निम्नीकरण है, मतलब खराब खत्म अपघटन हो जाता है। कागज हो गया, सूती कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, टीन हो गया, एल्युमिनियम और अन्य पदार्थ के धब्बे हो गए, प्लास्टिक थैलियाँ हो गई। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, सूती जो कपड़ा होता है उसे कागज जो होता है 10 से 30 दिन में ये विघटन हो जाता है। सूती कपड़ा जो होता है 2 से 5 माह में खत्म हो जाता है, अपघटन हो जाता है। लकड़ी जो होता है 10 से 15 वर्ष लगते हैं। ऊनी वस्त्र जो होता है 1 वर्ष लगता है। टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे जो होते हैं वो 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं। और प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उसमें क्या होता है, कई वर्ष लग जाते हैं। जो प्लास्टिक जो थैलियाँ होती है वो क्या होती है, जैव अनिम्नीय निम्नीकरणीय होते हैं। और जो टीन, एल्युमिनियम ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनिम्नीकरण होते हैं। और ऊनी वस्त्र जो होते हैं जैव निम्नीकरण, मतलब उसका अपघटन हो जाता है। और लकड़ी है उसका जैव निम्नीकरण है। और जो कागज है वो भी जैव निम्नीकरण है। सब्जी भोजन जो ये बच जाते हैं वो भी हमारे क्या है, जैव निम्नीकरण, मतलब ये सारे अपघटन हो जाता है इनका। प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा, मतलब जो उसको, मतलब प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लास्टिक का पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। और इसलिए ये उत्तरदायी, जो एक नागरिक के लिए एक उत्तरदायी होता है कि 5R सिद्धांत होता है दिया गया है। याद रखिए, जो भी कोई भी बंदा है, कोई भी आदमी जो प्लास्टिक खरीदता है तो 5 सिद्धांत को याद रखना चाहिए। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, और पुनः प्राप्त करिए, और उपयोग ना करना, इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो कि पर्यावरण से हैसियत से होगा। मतलब इसका उपयोग करेंगे तो हमारा जो प्लास्टिक है वह, उससे हमारा प्रदूषण नहीं होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमें मोटिवेट करें, जिससे कि आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।